अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। कैंपस में अतिक्रमण को लेकर एक्शन संभव है। ये प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की पैमाइश कराई है। कैंपस विस्तार के नाम पर अधिग्रहण करने का आरोप लगा हुआ है। इसी खबर पर हमारे दो सहयोगी जतिन और अमृत बने हुए हैं। अमृत के पास हम आपको लिए चलते हैं, यूनिवर्सिटी से लाइव है। अमृत, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर इस बात का आरोप है कि उसने अवैध रूप से जमीन अधिग्रहण की है और जमीन हड़पी है। इसको लेकर बुलडोजर एक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ जमीन अधिग्रहण का काम भी चल रहा है। कल रविवार का दिन था और सोमवार का दिन है। देखिए, और जब से ये मामला सामने आया उसके बाद यहाँ पर ओपीडी के लिए लगातार पेशेंट्स का आना जाना रह रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटे की एक तस्वीर नजर आ रही है। अभी जो लोग अंदर से बाहर निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि डर की स्थिति है। यहाँ ये जो है वो पूरा 80 एकड़ का कैंपस है और इससे पहले यहाँ पर तहसीलदार पहुंचे थे और लगातार आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। जमीन की पैमाइश की गई है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का यहां से खुलासा हुआ। जरा अभिषेक, आप ये तस्वीरें दिखाएं यहां पर, अब क्या स्थिति आप यहां पर देखें। और एक बड़ी बात हम आपको बताएं कि अंदर के एक जो लैब टेक्नीशियन है और कुछ जो पेशेंट्स है, जब हमने उनसे बात की तो पेशेंट्स के अंदर ये डर है कि भैया हमने तो पढ़ाई की, हमारी डिग्री गई। जो लैब टेक्नीशियन है वो बता रहे हैं कि ओपीडी की चीजें चल रही है लेकिन डॉक्टर काफी कम है, इससे परेशानी हो रही है। पेशेंट्स भी बहुत कम आ रहे हैं, डर की स्थिति है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमीन की पैमाइश और उसके बाद देखिए एक ये पेशेंट्स ही है जो अभी अंदर जा रहे हैं इलाज कराने। जमीन की पैमाइश और उसके बाद यहाँ पर एक्शन की तैयारी है, थोड़ा वक्त लगेगा। हमने अंदर की भी तस्वीर इससे पहले रिपोर्ट में दिखाई है। ये पूरा जो कैंपस है इसमें जो ग्रामीण रास्ते हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा गया और जो लीगली तरीके से जितनी चीजें पास होती है, कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया, ज्यादा बिल्डिंगें बनाई गई, ज्यादा जमीनें यहाँ पर एक्वायर कर ली गई। अब एक एक करके परतें खुल रही हैं। इस मामले में एक बड़ी शाहीन और परवेज मामले में जांच एजेंसियों को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। वुल्फ आर में एक्टिव होते थे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, परवेज और अन्य आरोपी वुल्फ आर में अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों से जुड़े ये सारे काम करते थे। हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए, सीधा उनके पास आपको लिए चलते थे। जतिन, कितने बजे का वक्त होता था वुल्फ आवर में जब ये एक्टिव होते थे और क्या बातचीत करते थे? बिल्कुल, देखिए, वुल्फ आर का मतलब होता है कि रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। और जो इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस की बता रही है कि इस आर के अंदर शाहीन सबसे पहले मैसेज जो है वो सर्कुलेट करती थी और उसके बाद उसका भाई परवेज और इस मॉड्यूल से जुड़े हुए जिसमें कुछ विदेशी नंबर भी शामिल है वो कि एक्टिव हो जाते थे। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है यूपी एटीएस के हाथ में लगा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी भेड़िए यानी कि वुल्फ के तौर पर रखा गया है, जिसमें वुल्फ सर्जन उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तकरीबन 15 सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल नंबर्स भी शामिल हैं, जिसकी कवायद बहुत तेजी से शुरू की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से शुरू की जा रही है। लेकिन किस तरीके से वुल्फ आर एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करना और उसी कोड वर्ड के जरिए इस पूरे मॉड्यूल को चलाना कि रात को 2 बजे शाहीन उस डार्क वेब पर एक्टिवेट होती थी, उसके बाद एक मैसेज सर्कुलेट किया जाता था और उस ग्रुप से जुड़े जितने भी लोग थे वो इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद वहां पर इस पूरे मॉड्यूल के बारे में चर्चा जो है वो की जाती थी। यह भी जानकारी मिल रही है कि शाहीन का भाई परवेज इस फंडिंग को लेकर एक बड़ा जो खुलासा है वो कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरीके से अनआइडेंटिफाइड अकाउंट में जो पैसा है वो हवाला के जरिए आता था, लेकिन उस अकाउंट का जो डायरेक्ट एक्सेस है वो जो शाहीन है वही इस्तेमाल करती थी। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो कि वुल्फ के तौर पर ही तैयार किया गया, उस ग्रुप में जो इंटरनेशनल नंबर्स है संभवतः वो बताए जा रहे हैं, जो कि हैंडलर के तौर पर जो शाहीन है उन नंबर से बात करती थी। उसके अंदर जो इनक्रिप्टेड ऐप का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें थीम्स ऐप शामिल है, सेशन ऐप शामिल है और कुछ ऐसे पेजेस भी हैं जिसमें आपको अपना ईमेल और नंबर भी नहीं डालना पड़ता। तो उन सभी पेजेस का इस्तेमाल करके ये लोग आपस में बातचीत किया करते थे। लेकिन कैसे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, किस तरीके से शाहीन इस कॉन्स्पिरेसी का सेंटर बिंदु बनता हुआ नजर आ रहा है और रात में मैसेज का सर्कुलेशन करना कि उस समय लोगों को भनक ना मिले, बहुत कम लोग उनको ट्रेस कर
पाए और यही कारण था कि वुल्फ आवर उसको बोला गया, जिसमें से खास तौर पर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय है वो तय किया गया। परवेज लगातार इन्वेस्टिगेशन में जो उसके फोन को खंगाला गया तो काफी सारे आईपी एड्रेस मिले, वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए जो ट्रैशेस है वो उसके अंदर मिले कि किस तरीके से वो लखनऊ कानपुर में बैठकर, लेकिन उसका जो आईपी एड्रेस है वो सऊदी की तरफ जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ उसके आईपी एड्रेस मिल रहे हैं। इस तरीके के ट्रैशेस और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कैसे वुल्फ एक कोडवर्ड का इस्तेमाल करके शाहीन अपने पैरेलल नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, डॉक्टर्स को उसके अंदर इंडल्ज करने की कोशिश कर रही थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, महिलाओं को माइंड वॉश करके इस पूरी मुहिम के साथ, जिसको वो जमात मुमिनात बोल रहे थे, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और कैसे देर रात एक्टिव होकर अपने मैसेज सर्कुलेट कराना ताकि इस मॉड्यूल से जुड़ा जो काम है उसमें किसी तरीके का ब्रेक ना लगे, वो पैरेलल तरीके से चलता रहे, उसकी कोशिश जो है वो शाहीन के द्वारा की जा रही थी। और यही कारण है कि उन 15 नंबर वो व्हाट्सएप ग्रुप जो कि वुल्फ सर्जन के तौर पर जिसका नाम लिखा गया था और उसके अंदर एक वुल्फ की ही जो डीपी है वो लगाई गई ताकि सामान्य तौर पर आप और मैं और कोई एजेंसी देखे तो लगे ना कि जानकारी है कि ये वुल्फ आवर में जगते थे और तब आपस में बातचीत करते थे। आतंकी शाहीन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं। शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट मिले हैं, 3 पतों पर ये पासपोर्ट बनवाए गए थे। कानपुर में, लखनऊ में, फरीदाबाद में 3 पदों पर ये पासपोर्ट बनवाए गए थे। इसके बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आई है। और पाकिस्तान भी 3 बार शाहीन जा चुकी है। आतंकी शाहीन हवाला चैनल से फंडिंग जुटा रही थी, वहीं से पैसा लेकर आ रही थी। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी, 3 इसने पासपोर्ट बनवाए थे अलग अलग पते पर। कानपुर जहां वो पढ़ी और वहां जो पढ़ा रही थी, फरीदाबाद में जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, और लखनऊ का भी एक इसके पास पासपोर्ट था। जैश की मैडम सर्जन ये जो है शाहीन, इसके बारे में ये अहम खुलासे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और शाहीन के बारे में ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो आपको डरा देगी कि ये पेशे से डॉक्टर, पढ़ने पढ़ाने वाली, लेकिन इसने कितना फर्जीवाड़ा कर रही थी ये आप देखेंगे। मेरे बगल में ये जो तस्वीर चल रही है इससे आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या वहां पर हुआ था बरामद। इस पूरे में बैंक खाते 7 ऑपरेट हो रहे थे, एक उसके पास से पिस्टल मिली है, इसके अलावा टाइमर उसके पास एक था, एक AK-47 था। ये सारी चीजें मिली अब तक प्राप्त हुई हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों को इनपुट मिला है, बड़ा इनपुट मिला है। ये शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के व्हाट्सएप मैसेज से अहम जानकारी हाथ लगी है। मैडम सर्जन को 2 नंबरों से आते थे निर्देश वाले मैसेजेस, इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। मैडम सर्जन उनसे बात करने के लिए उनके नंबर मैडम X और मैडम Z को नाम से फोन लिस्ट में सेव कर रही थी। मतलब एक से इंस्ट्रक्शन आ रहा था और ये इंस्ट्रक्शन सेव कर रही थी। इन दोनों ही नंबर में फोटो नहीं लगी हुई है। जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी कि मैडम सर्जन के वो 2 दोस्त कौन है बिना फोटो वाले। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि ये उसके भारत के साथी हैं कि पाकिस्तान के साथी हैं। मैडम X की तरफ से मैडम सर्जन को जुलाई महीने में एक व्हाट्सएप भेजा गया है